अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਸ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਡਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੇਮਸ ਆਦਮੀ ਉਸਤਾਦ ਕਉ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੈਸ ਖਵਾਜਾ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ WhatsApp ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਢੇਰ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਔਰ ਕਉ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਾਰਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਾਰਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਹੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੇ ਨਾ ਡਰ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ। ਅੱਛੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਉ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾ ਡਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਉ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपने दोस्तों ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਕਰੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम तमाम पिजन लवर, उन्होंने पिजन लवर और कुछ मैं आगे भी कहना, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। हिंदूइज्म हिंदू बरादरी ਨੂੰ मैं नमस्ते कहना, सिखा ਨੂੰ मैं सत श्री अकाल कहना। और इतों मैं शुरू करना। ये मेरे बिल्कुल होने वाले शिगिर्द ने एहसन, वो तो ऑलरेडी मेरा नाम तैयब शिगिर्द है। ए मेरा दोस्त अली भाई ने मेरा भतीजे ने, दोनों समझ लो। ए भी मेरा शिगिर्दा वकरे ने, वो मेरा दोस्त है मेरा अवैस भाईजान। और कबूतरबाजी जी तुहानू कुछ ऐसिया गल्लां भी दसेगा जिहड़ियां किसी नूं शायद मालूम ना होण। मैं तमाम पिजन लवर नूं कहांगा, मैं ए इंटरव्यू मानी कुरानी कसम है किसी के सरारते दे रहा, मैंने शौक नहीं गा। और मैं दे दी 3 10 20 5 इंटरव्यू जड़े तारीफ होगी जो अगला करे। ये तुम अपने में मिठू बने हुए हो फिल्मी एक्टर कहना जी मैं वो कोई तारीफ तो वो जो अगला एप्रीशिएट करे। तो ये मेरे एक दोस्त ने स्वीडन तो समी भाई, एक मेरा दोस्त है जर्मनी तो काशी, एक सऊदी अरब तो मैं ना नहीं आते। तो उन्होंने मैनू असरार किया, बहुत पुरजोर सरार किया कि आप इंटरव्यू दें, क्योंकि हम आपके इंटरव्यू देखते रहते हैं। वो इंडिया में भी हैं 2-3, वो भी मुझे कहते हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता कोई आपको इतना इज्जत दे रहा हो तो आप उसका कहना ना माने ना, फिर वो बुरी बात है। मैं उनके कहने भाई इंटरव्यू देते हैं। हाँ जी सलमान भाई पूछे आप मुझे, मेरे पास वही बातें हैं जो हक में ममूदी है, वो ना झूठ वाली एक ज़बर भी नहीं है इसमें। आप मुझसे पूछे क्या पूछेंगे कबूतर भट्ट साहब? यही पूछेंगे आपसे कि यार पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, कबूतरबाजी आपको लगी कौन से सन में लगी, क्या एज थी उस वक्त? 1967। अच्छा माशाल्लाह। मैं उस वक्त 8-9 साल का था। उस वक्त से मेरे भाई ने रखे हुए थे कबूतर, तो हम छोटे छोटे थे तो हमें शौक पड़ गया। फिर तलीम आपकी कितनी है? तलीम मेरी FA है। आपने माशाल्लाह बहुत सारे मुल्क भी घूमे हैं, यूरोप अरब सारे। बिल्कुल। वहाँ भी आपने कबूतरबाजी देखी है आपने? नहीं कबूतरबाजी तो वहाँ देखी है। मुझे उधर रहने में, मुझे जब मैं सोता हूँ ना रात को, मुझे ख्वाबों में कबूतर आते थे। अच्छा। क्योंकि मुझे ये मेरी आपको पता है ऑक्सीजन इबादत है। एक कई दोस्तों को मैंने कहा या वो मेरे से बहस रहे थे, मैं कहा यार आपका शौक होगा, मेरी इबादत है। अब इन दोनों लफ्ज़ों के आप खुद ही तर्जमानी कर लें, इबादत और शौक में क्या फ़र्क हो सकता है। बट साहब आपने इतना बड़ा आपका घराना है, आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ कबूतरबाजी से लगाव कर लिया है, ये इतनी कोई ख़ास चीज़ है कबूतरबाजी? नहीं, ये कुदरत की तरफ से होता है, ये गॉड की तरफ से सब काम ना। ऊपर बचपन से चूँकि शौक था, फिर हमने ये इसको
इतना का शौक बढ़ गया कि हमें कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं था, हमें कोई काम ही नहीं, हमने काम भी नहीं कोई किया। मैं लंदन में भी रहा हूँ, मैंने उधर भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं कबूतरों में मेरे बस सुबह होती है तो जाता हूँ, रात होती है तो नीचे आ जाता हूँ, अगर रात ना हो तो ऊपर ही रहूँ। बस ये कुदरती है ना, ये हो सकता है मेरे पीछे जीन्स में ना। फिर मैंने एक दफ़ा अपने बुजुर्गा ने दिन से पूछा था, मेरी वालदा को जो दादा था वो कबूतरबाजी का उनको बहुत शौक था। वो सर ये जीन से भी कन्वर्ट होती हैं आपको चीज़ें कुछ, ये जो होता है ना शौक आपके, डेफिनेटली पीछे जीन्स में किसी को शौक था। मेरे जो वालदा के दादू थे ना वो कबूतरबाज थे। भट्ट साहब, आपने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, किसी काम में हिस्सा नहीं लिया, आपने सिर्फ कबूतरबाजी को फ़रोग़ दिया है। अगर आप सियासत में हिस्सा लेते, आप अब तक तो माशाल्लाह या तो आप वज़ीर आला होते या फिर वज़ीर आज़म होते। अल्लाह ना करे मैं वज़ीर आला चाहे सियासत में, आप ये आज यहाँ इस मुल्क की सियासत अल्लाह माफ़ी करे। आप होते तो आपने तो कुरान और हक पर फैसला करना था। ये मैं कसम, मैं मुझसे बड़ा को मुनसब नहीं होगा, ये मुझे, आई बिलीव माई सेल्फ, ये मुझे ऐसे ही है जैसे मैं कुरान मजीद की कसम, मुझे क्योंकि रोज़े नशर में इंसाफ ही होना है। जो लोग यहाँ भी इंसाफ नहीं ना करेंगे वो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है वो लोग। ये जो मेरे भाई थे, कज़न थे जाजा हाईकोर्ट, वो मुझे कुछ बताते होते थे जिन जजों ने अगर सही इंसाफ नहीं किया होगा वो रोज़े नशर वाले दिन हथकड़ी और बेड़ियों में होंगे। इंसाफ के आगे यही है बस, हमारा माशरा आज देख लो कहाँ चला गया, इंसाफ नहीं है ना। इंसाफ से आगे खुदा को इंसाफ ही पसंद है, मुनसफ ही पसंद है, अच्छा मुनसफ जो इंसाफ करने वाला है। तो मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये ओपन चैलेंज है तमाम कबूतरबाज पिजन लवर को, पूरी पाकिस्तान के, मेरा एक झूठ ले हैं। सही है, मैं उनको जहाँ चौक में कहूँगा, आप सारे मुझे जानते हैं, बताते हैं ना कि मैंने कहीं झूठ बोला हो। ये तो बोलते ही झूठ है, कुरान मान पे आके शिगिर्द होते हैं फिर झूठ बोल के चले जाते हैं। आप बताएं ना क्या करें इसमें। भट्ट साहब, आपके शिगिर्द कितने हैं? 4-5 टोटल 4? मैं करता ही नहीं शिगिर्द। आपका नाम पूरी नहीं, मैं करता ही नहीं ना, मेरे पास 10, क्योंकि मैं मान कुरान पे करता हूँ शिगिर्द, तो वो भाग जाते हैं। आप बोले कोई ऐसा आदमी है जो मान कुरान पे शिगिर्द करे, अगर आपने शिगिर्द होना है तो मैंने मान कुरान पे लफ लेना है, तो वो कितने आदमी आपको मान कुरान, क्योंकि उन्होंने बोला ही झूठ है। आपको को हार डालता, आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं मुझे चाहिए, तो आप यार देखें पीछे एक शिगिर्द गया था, ऐसा आप बताएं ना, ये एप्रिशिएट तो करे ना, ये कम से कम पिजन लवर में इस चीज़ की तलीम की कमी है। फिर सर हमने इसीलिए तो वो बात नहीं, सफदर वो जो मेरे एक शिगिर्द हुए थे पिछले 2 साल में गुजरात के थे, वाली साइड पर, वो सफदर शाह साहब इतने अच्छा आदमी, इतना अच्छा आदमी, मतलब उसके घर में कबूतरबाज थे, वो 60-62 साल की उम्र में शिगिर्द ही नहीं हुआ। वो मेरा इंटरव्यू देके शिगिर्द हुआ, कहता है मैं आपके इंटरव्यू देख के आपका फ़ैन हो गया हूँ तो मुझे आपका शिगिर्द होना। मैंने कहा मैं शिगिर्द करता ही नहीं। वो 6 महीने मुसलसल मेरे राब्ते में रहा, फिर मुझे खुद शर्म आ गई कि यार मेरा हम उम्र है वो, तो कहता मुझे कुछ आपसे लेना नहीं है, बस आप मुझे अच्छे लगते हैं। फिर प्रोग्राम बन गया, मूवमेंट बन गई, आगे शिगिर्द। मैंने उनसे पूछा शाह साहब क्या करना, उन्होंने कहा आपने गुजरात आना, हम ऐसे आदमी होंगे इतने। अच्छा। तो वो 3-4 लाख कॉस्ट आ रही थी उनकी, तो मैंने वो पैसे बचाए उनके। मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप 5-7 शिगिर्द ही होना ना, आप 6-7 आदमी मेरे पास ले आए, तो आपने 3-4 लाख रुपए जो लगाना है, तो आप एक लड्डू पे, एक मिठाई की डली पे भी शिगिर्द हो जाता है। मैंने उन पैसे बजाए, मैंने कहा ऐसे करे, जितने पैसे बाकी आपके बचेंगे ना, आप किसी की बेटी की शादी कर दें या किसी गरीब की मदद कर दें। ये ऐसे फिल्मी एक्टरों की तरह खाने इतने पैसे लगवाने उनको, फिर इनका खुद इनको जो होते हैं ये इनको पास इल्म है ही नहीं। ये बताने के कुछ आप देखें, मैं 25 साल पहले किताबों में लिखा के आया था कि ये एक इल्म है, ये जेन्युइन है। पीछे मैंने 8 दिन पहले ना इंडिया में एक प्रोग्राम देखा है यूट्यूब पे कि एक पिजन लवर इंडिया का, वो आगे स्टूडेंट बिठा के उनको पढ़ा रहा था, वो ये कह रहा था ये एक इल्म है। तो ये तो मैं 25 साल पहले किताबों में लिखाया हूँ, अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक इल्म है कबूतर, और वाकई ये एक इल्म है, मैं गलत नहीं कह रहा। सही है।
کیونکہ آپ کو کچھ آتا ہوگا تو آپ شاگرد کو سکھائیں گے نا. یہ لڈو ڈالنے سے یا پگے باندھنے یا پیسے انویسٹ کر کے چودھری بننے سے یہاں کوئی استاد نہیں بن جاتا, وہ کوئی علم نہیں آتا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ اگر کسی کو شاگرد کریں نا, پہلے آپ تو خود اس قابل ہوں کہ پہلے آپ تو کچھ سمجھیں. یہ آپ سمجھیں پہلے کبوتر بازی. میں نے الحمدللہ 58 سال پڑھا ہے اور خود ہی پڑھا ہے, کیونکہ میں تو بتا سکتا ہوں یہ ایسے ایسے کرو تو یہ رنگ بن جائے گا. یہ تو نام بھی یوں ہے نا سارے کبوتروں کے, آپ نے بنانے ہیں. اچھا بات آ گئی رنگ کی, بعد میں آگے بات چلتی رہے گی. بٹ صاحب اگر کالا کبوتر ہے اس کا کوئی بھی رنگ بنانا ہے ہم نے, اس سے کے ساتھ کون سی مادی, یا نر ہے نر کے ساتھ کون سی مادی لگائیں گے اور رنگ بن جائے گا, یا آنکھ بن جائے گی, یا چونچ بن جائے گی لمبی, سمجھے آپ نے کون سا بنانا ہے؟ دیکھو کبوتر بازی تو 2-3 دن آگے ہوں گے نا مین, جو سارا کالا ہو یا سارا وائٹ ہو یا سارا لال ہو, وہ ایک نسل پوری ہو سکتا ہے نا پورا. مطلب آدھا کالا آدھا وائٹ وہ تو مکس ہوا ہوا ہے. ہم نے سمجھے کالے سے ہم نے بنانا لال جی, تو وہ آپ کو ظاہر ہے وہ لال تھوڑا سا مکس کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. کالے سے تو لال نہیں بنے گا نا, آپ کو اس کو تھوڑا سا جہاں جس میں لال پر ہے. یہ پیچھے سے جو مگر کبوتر ہیں ہمارے پاس, جو کبوتر تھے مزنگ والے, وہ لال ناسوں والے بھی نکالتے تھے, لال چھٹوں والے بھی اوپر, ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے لال ہوں گے. بٹ صاحب پرانے رنگ تو 2 ہی تھے نا, سفید اور کالا. یہ تو میں انٹرویو میں کہہ چکا ہوں اپنے, آپ نے جو کہا ٹھیک ہے, یہ آج نہیں کہہ رہا. اس سے اتنے رنگ بن گئے اب تک. اور آپ کو کون کون سی نسل کا علم ہے کہ اس میں یہ ڈالیں گے یہ بن جائے گا, یہ ڈالیں گے تو وہ بن جائے گا؟ وہ آپ نے آنکھ بنانی ہے, وہ آنکھ ہی بتائے گی اس کے پیچھے کون کون سی نسل ہے. صحیح ہے. بیسیکلی آنکھ جو ہے نا وہ مکس کریں گے. میں آپ کو, مجھے کوئی کبوتر لے آئیں, آپ مجھے جہاں مرضی لے جائیں, مجھے کبوتر لا کے دکھا دیں, میں آپ کو یہ کہوں گا اس کے پیچھے یہ کبوتر ہے. میں نے آگے بھی بھیجا, یہ سارے کبوتر پیچھے سے بانکوں سے, فروز جو چوہے کبوتر تھے ان کے پیچھے بھی بانکے ہی تھے. یہ ان کی دریافت ہے, یہ 200-300 سال پہلے کی بات ہے. یہ بانکے بھی کبوتر جن کی دریافت ہے. یہ ہرے کبوتر تھے انڈیا میں, اس وقت انڈیا پاکستان ایک ہی تھا. ہاں, شاہ جہاں پوری, اس میں وائٹ مکس کیے کسی نواب سے, وہ بانکے بن گئے. کیونکہ یہ آپ کے دماغ میں بھی پیل کرے گی. آپ کالے میں جب سفید لگائیں گے وہ ہو سکتا ہے کالی کھینچی اور پیچھے سے سفید ہو جائے. بانکو کیا کبوتر ہے, وہ تو ایک نام رکھا ہوا ہے نا جی, بانکا خوبصورتی میں رکھا ہوا نا. یہ تو فیروز پوری جو کبوتر ہے وہ تو شہر کا نام ہے فیروز پوری. یہ سارے کبوتر میں نے سیالکوٹ میں دیکھے ہیں 40 سال پہلے. اچھا, کیونکہ یہ سارے کبوتر, کیونکہ وہ جب ہنسراج چلا گیا تھا نا, وہ اس کی ہسٹری کا مجھے پتا ہے, کیونکہ وہ چوہوں کے پیچھے بھی بانکے تھے. یہ علی والے کون سے کبوتر ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, گلودو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, ووکل سیدھے نیلی آنکھوں کے تھے. وہ آپ کسی کو دکھائیں وہ اس کو فیروز پوری کہیں گے. موٹے ان کے, ہاں یس, لیکن چونچے ان کی ذرا چھوٹی تھی, درمیانی, ناک موٹے تھے. تو وہ آگے سے آپ نے خوبصورت آپ نے کر رہے ہیں. تو وہ گلودو کبوتر تھے. یہ بیسیکلی آپ کسی کو دکھائیں نا ابھی وہ کبوتر تو وہ فیروز پوری کہے گا, کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے. فیروز پوری, وہ ان کو تو خود پتا نہیں, وہ ایسے عقل سے نیلی آنکھوں کے دیکھے نا وہ فیروز پوری کہہ دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایک نام رکھے ہوئے ہیں نا, اوپر سے تو نہیں, سامان سے تو نہیں نا اتر کے آئے. یہ رنگ ساتھ کے پاس آپ چلے جائیں, وہ آپ کو 99% بتا دے گا سارے رنگ کیسے بنتے ہیں. وہ مکس کرتے رہتے ہیں. ہاں بس, مجھے آنکھوں کا پتا ہے کیونکہ میں نے اس میں پوری PhD کی ہوئی ہے آنکھوں میں, کہ آپ یہ آنکھ اس پہ لگائیں گے کیا بن جائے گا. کیونکہ میں آنکھوں کے بارے میں آگے بھی بتا چکا ہوں. لیکن آپ نے جو بنانے ہیں نا وہ آپ نے برائٹنس کرنی ہے آنکھوں. اچھا بٹ صاحب, ایک نر ہے میرے پاس, مثال کے طور پر میرے پاس ایک نر ہے, وہ سارے پٹھے ہی نکالتے جا رہا ہے, اس میں کیا خوبی ہے؟ نہیں, یہ تو میڈیکل سائنس ہی بتا سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے جی جینز کا اثر ہوتا ہے. جینز میں ہوتا ہے, جس نر کی جینز بھاری ہوں گے نا وہ زیادہ تر نکالے گا اور وہ اپنے کلروں پہ نکالے گا. اور جو مادی کے جینز بھاری, جس طرح بندے میں بھی ہوتا ہے یہ, جب انسان کا اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس میں سے جو جس کی جینز بھاری ہوتی ہیں وہ شکل, وہ کلر, وہ رنگ اس پہ جاتا ہے, ماں یا باپ پہ.
वेरी गुड। उसका मतलब है जिसका स्पर्म्स स्ट्रांग होगा। हाँ स्ट्रांग होगा। अब आप ये बात करते हैं, आप कलर की बात कर रहे हैं, मैंने इराकी कबूतर देखे हैं जो मिस्से टाइप हैं और सफ़ेद आंखों में और ऊपर लाल थिम ऊपर पड़े हुए हैं। अब जब वो वहां पे भी कबूतर उड़ते होंगे ना, गर्म इलाकों के गर्म कबूतर जो हैं वो और तरह के होंगे। अब उनको कई लोगों ने ला के क्रॉस कराए हैं, इधर कराया उधर कराया, सो क्रॉसिंग में कहीं से निकल जाते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो से जौनसरे कबूतर हुए हैं, चिट्टे कबूतर हुए हैं, अब इसको हम लोग ज्यादातर देते हैं सियालकोटी कबूतर। सियालकोटी कबूतरों को हमारे यहाँ पे अमूमन उस्ताद जो से है ना वो शायद पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको मौलिया खोलिया हुआ है टैडियों का और गोल्डन कबूतरों का। वो सिर्फ इसलिए चंद लोगों ने क्योंकि अपनी इश्तिहारबाजी करनी थी या बेचने थे या उन्होंने दुकानदारी सजानी थी, मगर जो उनसे सियालकोटी कबूतर कौ भट्ट साहब ने मुतारफ करवा दिए हैं यहाँ पे। अगर कोई बंदा इस चीज को नहीं मानता तो मेरा ख्याल है उसको एमको की जन्नत में रहना चाहिए, वो रहे वहां पे। वो कबूतरबाजी नहीं जानता। कबूतरबाजी एक बकायदा समुंदर है जी, ऐसा समुंदर है जिसके नीचे जाते जाएंगे तो आप भूल ही पड़ते जाएंगे पता होता क्या जा रहा है। बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें से अगर कलर है ना, ये कुदरती अमर है, कलर से कलर निकलते चले आते हैं, ये खुदाई काम है। हाँ हम लोग यहाँ तक जरूर करते हैं काले को सफेद करेंगे, या वो काला निकलेगा या सफेद निकलेगा या चीना निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये चीजें मेकिंग हम खुद थोड़े बहुत कर सकते हैं। उसमें क्या फिर होगा, जब आपका वो बच्चा होगा वो किसी तरह का होगा, आपने एक कबूतर को अगर पढ़ना है तो आप बच्चे को पहली बल्कि अंडे से निकलने से लेकर उसकी मौत तक आप उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे आपको 101 कहानियां मिलेंगी। वेरी गुड। वो कलर भी चेंज करेगा, वो पर भी चेंज करेगा, वो आंख भी चेंज करेगा। मैंने एक जगह पे एक कबूतर देखा, वहां पे कहीं मुझे एक हमारे दोस्त है मलिक यासर साहब, वो कभी मुझे लेके चले गए। वो कबूतर जेठ में उड़ रहे थे, गोल्डन टाइप कबूतर थे। जब वो बैठे तो वो इते कबूतर थे बड़े वजूद के। तो मैंने उन्हें कहा यार ये कबूतरों का कोई पिछला कोई बड़ा कबूतर मुझे आप दिखाएंगे। उन्होंने मुझे एक कबूतर दिखाया, वो जीरा था, बल्ब की आंखों में इतना बड़ा उसका बंटा था और वो कच नीली आंखों में बन चुका हुआ था। उसने कहा जी ये हमने उस्ताद अंजे का कभी बच्चा पकड़ा है। मैंने उस्ताद अंजा उस वक्त जिंदा था, उनसे पूछा अगले दिन जाके, उन्होंने कहा जी लाल नासों वाला कबूतर है। इसका मतलब है कि उस कबूतर के पीछे भी कोई फिरोजपुरी काम था जो वो नीली आंखें लेके आ गए। नीली आंखें लेके आ गए। एक चीज और है, हमारे कबूतरबाज भाई ये मोहम्मद जो सी हैं वो फिरोजपुरी करते हैं। आप सियालकोट के कबूतर देखें, वो तकरीबन काफी नीली काली आंखों में हैं। हम कभी उनको लेके नहीं आएंगे आगे। सियालकोटी कबूतर चौड़ा पर, थोड़ी सी मोटी तीली और उसका सर खोपड़ी बड़ी, आंख भी बड़ी, उसकी पुतली जो सी है वो भी बड़ी और उसकी जो सी ये रिंग है ना साथ, वो भी जरा मोटा होता है। ब्लैक। अब हम जब उसको क्रॉस कराते हैं ना तो उसमें हम तीली पतली कर लेते हैं, उसका वजूद भी थोड़ा पतला कर देते हैं, पर उसका चौड़ा ही रहेगा, याद रखें। ऐसे ही है। कभी फिरोजपुरी कबूतर या बाकी कबूतरों के पर चौड़े नहीं हुए और उनकी तीलियां मोटी नहीं हुई। जो तीलियां मोटी हुई हैं वो ही आगे चल के थोड़ी मोटी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत मोटी, वही आगे चल के गर्मियों की परवाद में काट निकालती हैं। जो से सुबह कबूतर है ना वो एक दो परवादें देके फ्रंट हो जाती हैं, चला जाता है। कबूतर के अंदर कुछ होना चाहिए। पहली बात ये कुदरती तौर पे उसके कलेजे के अंदर अल्लाह ने कुछ डाला होता है, अच्छा जानवर। बड़ी बात, सही बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आपको फिर कहा कि हमने बड़े बड़े उस्ताद, एक चीज मैं आपको इसमें ऐड करूंगा। आप कौ भट्ट साहब को बार बार कबूतर बाज कह रहे हैं, मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा। मैं इनको कबूतर परवर, कबूतर गर कहूंगा। ये कबूतर परवर लोग हैं। इन्होंने कबूतरों, मैं अभी भी मैं एक सरकारी ऑफिसर भी हूँ, मैं एक अच्छे घराने से हूँ, मेरी कबूतरबाजी पे बड़े मेरे खानदान को पहले बड़ा था कि ये किया। मैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक कबूतरों के दड़बे में बैठ के कबूतरों को बार बार पढ़ता हूँ। मेरी बेगम, मेरे बच्चे या कभी को और, वो कहते हैं रोज क्या देखते हो? मैं कहा जी मैं खुदा की कुदरत देख रहा होता हूँ तो ये रोज ही बदल रहे होते हैं, मैं इनको पढ़ रहा होता हूँ। ये वो स्टडी है जो आप पढ़ते चले जाएं, PhD कर लेंगे आप, फिर फेल हो जाएंगे। ये वो स्टडी है। हमने बड़े बड़े अच्छे कबूतरबाजों में, कबूतरगरों में इखलाक खान साहब हैं, फरीद खान साहब मेरे उस्ताद थे, बहुत माशाल्लाह हमने उनसे भी इल्म लिया है। बार साहब की जब मैं बहुत छोटी उम्र में था, मेरे ये चचा भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और इस तरह के दोस्त हैं कि हम खुली बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सही है। इखलाक खान साहब के साथ भी बड़ा, ज़ाहिर तौर पे आप अच्छे लोगों में बैठे तो अच्छी बातें आपको मिलेंगी। इसी तरह ही जब आप किसी महफिल में बैठते हैं, अच्छे लोगों में आपको अच्छी बातें मिलती हैं, और जब आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको बात में से बात मिलती है।
ऐसे ही और वो बात में से बात पकड़नी पड़ती है, आपको कोई समझा नहीं सकता। मैंने अपने उस्ताद को एक दिन कहा, मैं कहा उस्ताद जी कबूतर की परवाह अपना की ये पछाण, उन्होंने कहा भाई अच्छे कबूतर ਨੂੰ बार-बार देखते जाओ घंटे ਦੀ समझ आ जाएगी। वेरी गुड। अच्छे कबूतर को बार-बार देखते चले जाओ, वो बार-बार आपको पढ़ाएगा। और खुदा की कसम कोई आप पे ऐसा वक्त आएगा कि आप कबूतरबाजी में वली बन जाएंगे, आप कबूतर के बीच में बैठे होंगे, कबूतर से बात करेंगे और वो आपको जवाब देगा। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये बात गलत है तो वो मेरा ख्याल है काफी नीचे है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अच्छा, एक बात और है मेरे ज़हन में, अगर कबूतर उड़ के आ रहा है जी जी, आप उसको, आपने तो बहुत सारी कबूतरबाजी देखी है भट्ट साहब, आपसे भी ये सवाल है, इनसे भी ये सवाल है, कबूतर उड़ के आ रहा है, ये तो मैंने कर दिया ना, वो अपना उन्होंने जवाब दे दिया कि ये नहीं वो लीजेंड कबूतरबाज है, वो प्रैक्टिकल में भी है। अच्छा, कबूतर एक हम छोड़ते हैं, सुबह छोड़ते हैं 6 बजे, शाम को 6 बजे बैठता वो, हम उसको चेक करेंगे उसको, आया कि वो जब बैठ के पकड़ते हैं ना, कबूतर की थकावट उतारते हैं, जो कुछ भी, उसके जोड़ खुले होंगे या बंद होंगे? सर बात ये है कि कबूतर का जोड़ जो होता है ना, वो अगर खुल भी जाए उस वक्त तो आपको वो 12 घंटे की प्रवास करके आ रहा है, 12 घंटे आप बंदे को 1 घंटा भगा दे तो उसके भी जोड़ खुल जाएंगे, वो आपके नीचे गिर जाएगा। नहीं, मैं ये कबूतर की जोड़ जो है ना, देखिए जोड़ हड्डियों का ताल्लुक है। एक कबूतर ये इधर देखें, ये एक कबूतर जो है ना, भट्ट साहब की बात को आप जरा कभी फॉलो करें कि वो कहते हैं कि हमेशा तगड़ी चीज, तगड़ा बच्चा उड़ता है, जो सा तगड़ा कबूतर होगा ना उसके जोड़ कायम रहेंगे, जो सा हल्का फुल्का बच्चा पला होगा ना वो ऊंच नीचे होता रहेगा। नहीं ख्वाजा साहब, मैं ये इंटरप्ट करना, तू मेरे गल मेरे को पूछ। ये जो जोड़ होते हैं ना, ये उड़ के आने से उसका कोई वास्ता नहीं होता, ये जोड़ तब खराब होगा कोई बीमारी में ना आ जाए, अंदर कोई बीमारी आ गई, लकवे चोलेगी, फिर वो खराब कर सकता है जोड़ हड्डी, क्योंकि वो तो हर चीज़ खराब कर जाएगा ना। कोरोना क्या था, मतलब इतनी ज़बरदस्त ये बीमारी होती है, वो वीक हो जाता है, वीक होने में वो देखो, आपको मैंने आगे भी बताया, जब मादी अंडे उतारती है इतने खुले जोड़ होते हैं उस वक्त, बाद में वो क्योंकि वो अंडे देने के बाद फिर वो बंद कर लेती हैं। जब कबूतर क्रीज भी खाए, मोल्टिंग इंग्लिश में लफ्ज़ है, जब क्रीज में भी होगा उस वक्त भी जोड़ ख़राब कर जाएगा, क्योंकि उसमें के अंदर एनर्जी नहीं होती। तो ये एक जोड़ तो वो खूबसूरती है, मैं आपको बताऊं, लेकिन ये आपकी पैदाइशी ग्रोथ में भी बहुत अलग है। जो बच्चा पैदाइशी ग्रोथ अच्छी हुई होगी ना, अंडा हम तो अंडे से कहते हैं, वो सारी जिंदगी जोड़ उसके अच्छे ही रहे। सर पट्टी पट्ठा जरा जवान होता है, उसका जोड़ कुछ और है। आप बंदे को देख लें, 17 18 20 साल का लड़का होगा, कुछ और होगा, जब वो 50 साल में आएगा उसके जोड़ ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। मेरी बात फर्क पड़ जाता है एक फैक्टर से। मेरा सवाल पूरे तरीके से आप समझे नहीं है। मैं कहता हूँ कबूतर उड़ गया 12 घंटे, हाँ, मेरे से पूछेंगे, 12 घंटे उड़ के आ गया, बैठ गया, हमने उसको पकड़ लिया, हमने उसको चेक किया, आया कि जोड़ उसके बंद होंगे नहीं, बॉस मेरी बात तो पूरी सुन लेना, भट्ट साहब मेरी बात सुन ले। आया कि उसके उस वक्त जोड़ खुले हैं, बाद में बंद कर जाए या ना करे, मैं ये कह रहा हूँ बाद में बंद